अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत पर सियासी और अवामी दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ हुकूमत PDM के एहतजाजी तहरीक की वजह से परेशान तो है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हज़ारा बिरादरी के 11 अफराद का जो कत्ल हुआ, फिर इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों नौजवान का मुबैना कत्ल हुआ, इन दोनों वाक़यात ने हुकूमत की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारा बिरादरी की जानिब से कोयटा में मगरबी बाईपास पर मैयतें रख कर वो एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सोगवारान से मुज़ाकरात किए थे। उन्होंने मुज़ाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत सूबाई हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने के मुतालिबे के सिवा उनके तमाम मुतालबात को मानने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ज़ोर दिया कि वह अपना मुज़ाहरा ख़त्म करे ताकि जो मैयतें हैं उनको दफनाया जा सके, मगर उनकी बात नहीं बनी है। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। हज़ारा बिरादरी के हमायदीन ने शेख रशीद की वफाकी वज़ीर दाखिला की इन बातों को मानने से इनकार कर दिया था। मुज़ाहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म के आने तक उनके धरने का ये सिलसिला जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि आखिर वज़ीर आज़म हज़ारा बिरादरी के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए क्यों ख़ुद कोयटा नहीं पहुँचे? एक तरफ हुकूमत हज़ारा बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाने में अभी तक तो नाकाम नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी फ़ोर्स की दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले नौजवान उसामा सत्ती के वालिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अस खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्हें हुकूमत वक्त से शायद इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि ये दोनों वाक़यात आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर रहे हैं। बज़ाहिर तो वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है, मगर इस वक्त हुकूमत की तरजीह अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय PDM के एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने में शायद लगी हुई है। इसी पर मैं बात करूँगी। मेरे साथ अगले सेगमेंट में अंदलीब अब्बास साहिबा तो तहरीक इंसाफ की रहनुमा होंगी, लेकिन उससे पहले हम कोयटा चलते हैं और वहाँ हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली मौजूद हैं, जो हज़ारा बिरादरी के जो लोग वहाँ पर शहीद हुए, उनके जो लवाहिकीन हैं, सख्त सर्दी में पिछले 3 दिनों से धरना दिए हुए बैठे हैं। उसी जगह पर किफ़ायत अली मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया किफ़ायत आपका। किफ़ायत, मुतालिबा इन लोगों का यही है कि वज़ीर आज़म यहाँ पर आएँ, उनको यकीन दहानी करवाएँ, तो ही वो मैयतों को दफनाएंगे। इसके अलावा भी इनके कोई मुतालिबात हैं? सूबाई हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई आया इनसे बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए? शेख रशीद साहब तो कल गए लेकिन बात बन नहीं सकी। सूबाई सतह पर इनकी कोई दिलजोई करने के लिए आया? देखिए जी, मच में जो कान में काम करने वाले जो मजदूर थे, उनके बेहिमाना कत्ल के खिलाफ जो है ये एहतजाजी धरना मैयतों के हमरा जो है वो 3 दिन से जो है वो जारी है। इनका मुतालबा यही था कि इस वाक़े में मुलविस जो अफराद हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही साथ इस मामले की मुकम्मल तौर पर जो है वो JIT की तरफ पर जो है इंक्वायरी जो है वो तश्कील दी जाए, ताकि जो असल हक़ाइक़ हैं, जो असल मुहर्रिकात हैं इस हमले के पीछे और लातादाद जो वाक़यात हुए हैं, उनके जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जा सकें। अगर हम सर्दी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि शदीद सर्दी में कि जहां पर हमारा हौसला जवाब दे जाता है, इस धरने में जो है वो ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें मौजूद है। खून जमा देने वाली सर्दी यहाँ पर कोयटा में जो है वो पड़ रही है, ताहम उसके बावजूद भी मैयतों के हमरा इनका जो धरना है वो जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से 6 दौर अब तक मुज़ाकरात के हो चुके हैं, जिसमें एक दौर में जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी यहाँ पर आए और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस मामले की असल हक़ाइक़ तक हम पहुँचेंगे, मुल्ज़िमान को सज़ा दी जाएगी। ताहम इनका जो है वो ये मुतालबा था कि हम तब तक इस धरने से नहीं उठेंगे कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कोई हतमी तौर पर कोई ऐसी यकीन दहानी कराएं जिस पर अमल दरामद हो। क्योंकि इनका कहना था कि लातादाद बार ऐसा हुआ कि हमने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया और उस पर जो हमें तिफल तसलियाँ दी गई वो सिर्फ जो है वो तसलियाँ साबित हुई और उस पर जो है अब तक कोई अमल दरामद नजर नहीं आया। तो इस बार इनका मौक़िफ़ इसलिए भी अटल है। यहाँ पर उलमा कराम भी मौजूद हैं हज़ारा बरादरी के, उनकी भी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अपने लोगों को जो है वो हौसला दे देकर और तसलियाँ दे देकर अब थक चुके हैं और ये मामला अब हमारे हाथ में नहीं है। अगर यहाँ पर जो लवाहिकीन है, जो मैयतों के हमरा बैठे हुए, अगर आप इनके मुतालबात को सुनेंगे तो यकीनी तौर पर वो ही आपसे जो है इस तमाम तर मुज़ाकरात को डील करेंगे और अगर वो चाहते हैं, उनकी दिलजोई अगर की जाती है और अगर उनकी तसल्ली को मान लिया जाता है, तभी हम ये एहतजाजी धरना जो है वो ख़त्म करेंगे। इस मामले में हम देख रहे हैं कि आज भी जो है वो सूबाई वज़रा का एक ग्रुप जो है वो आया है। ज़िला इंतज़ामिया बारहा इनसे मुज़ाकरात कर चुकी है कि आप मैयतों को दफना दें और उसके बाद हम मुज़ाकरात का जो है वो एक दौर चला लेते हैं, इन तमाम तर मामलात को देख लेते हैं। तहम इनका ये कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ पर
नहीं आते, हमसे मुलाकात नहीं करते, लवाहिकीन का जो है वो गम उनका जो है बांटते नहीं है, तो हम यहाँ सूबाई वुज़रा से उनकी क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे? ये लोग तो सूबाई हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सूबाई वुज़रा की बात ये लोग कहाँ मानेंगे? कैसे उनके साथ मुज़ाकरात होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली हमारे साथ। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। वही हमारे पास तो अल्फाज हैं कि काबिल मुज़म्मत हम कहेंगे, अफसोसनाक वाक़या कहेंगे, लेकिन बात यह है कि आज मैं कुछ वहाँ जो लवाहिकीन बैठे हैं उनकी बातें सुन रही थी। वो कह रहे थे कोई सर्दी ऐसी नहीं होती, कोई दिसंबर का महीना साल में ऐसा नहीं होता, जनवरी कोई हमारा ऐसा नहीं गुजरता कि ऐसा कोई वाक़या पेश ना आया हो और हमने इतनी सख्त सर्दी में धरना या एहतजाज यहाँ पर ना किया हो। हर बार कोई ना कोई शख्सियत आती है, दिलासे देती है, दादरसी करती है, चली जाती है। अब की बार जो उनका मुतालबा तो यही है कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर आएँ, यकीन दहानी करवाएं, तो वो मैयतों को दफनाएंगे और अपना एहतजाज ख़त्म कर सकते हैं। आज कैबिनेट के इजलास में भी इस पर बात हुई। कुछ वज़रा ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए, तो कब जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हज़ारा बिरादरी के पास? शुक्रिया शाजिया। ये वाकई जो भी उनके साथ हुआ है पास्ट में और अभी भी, इसकी कोई भी जिसको कहते हैं, कोई भी जिसका दिल हो, जिसका वो वाकई इनके साथ, इनके इस गम में है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने कहा कि ये एक मुसलसल इनके साथ किसी न किसी तरह, किसी न किसी साल में ये वाक़यात होते हैं और इनके पीछे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी साजिश है। हमें भी पता है कि इंडिया जो है वो बहुत एक्टिव है और पहले भी कोशिश करता रहा है कि यहाँ डिवाइड हो, फूट पड़े, अनरेस्ट हो, और चूँकि वो अक्रॉस द बॉर्डर आसान होता है इनके लिए इनफिल्ट्रेट करना, तो ये बार बार वाक़यात होते हैं। बिल्कुल, और ये सारी कौम इनके साथ है। वज़ीर आज़म साहब कब जाएंगे? वज़ीर आज़म साहब के साथ आज डिस्कशन कैबिनेट में हुई है और मेरा ख्याल है कि इस पे वो एक जल्द डिसीजन बताएंगे। और उसके अलावा मेरे जिसको कहते हैं मुझे ये पता चला है कि उनका प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, ये अभी फाइनल मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जहाँ तक इस वाक़े की ताल्लुक़ है, ज़रूर वज़ीर आज़म भी जाएंगे, इंटीरियर मिनिस्टर भी जाएंगे, बट वो ठीक कहते हैं। वो बात ये है कि ये बार बार वाक़यात होते हैं, लोग आते हैं, तस्वीर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये बार बार वाक़यात होते हैं। और इन वाक़यात के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली जो इनकी जो हाथ इन्वॉल्व हैं, उन हाथों तक पहुंचने के लिए अब हमें ना सिर्फ हमारे अंदरूनी मामलात में बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा हमें जिसको कहते हैं आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत वाज़ेह सबूत हैं। डिसइंफॉर्मेशन लैब जो EU की है, उसने वाज़ेह सबूत दिए कि इस वक्त हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर इंडिया कर रहा है। कभी अफगानिस्तान के जरिए करता है, कभी वो ईरान के थ्रू करता है, कभी वो खुद करता है। पूरी हमने UN के अंदर भी अपनी वो की हुई है कि इंडिया का और ये जितने मालिक है इसराइल, ये जो पाकिस्तान में फिरकावारियत फैलाना चाहते हैं उसको डिफीट करें। बात यह है कि एक आम आदमी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। इस्लामाबाद में जो उसामा सती के साथ हुआ, उनके वालिद मजबूर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करने के लिए कि आइए आप इस पर खुद नोटिस ले। उनको शफाफ तहकीकात की और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी हुकूमत को करवानी चाहिए थी, ना कि किसी और इदारे का जाके वो दरवाज़ा खटखटाएं। एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा अनप्रोटेक्शन वो जो है ना, वो प्रोटेक्टिव फील कर रहा है सोसाइटी में। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो एक बाप है और जिस तरह से वो वाक़या हुआ, वाकई वो वाक़या जो है वो दिल हिला देने वाला वाक़या। और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे हुकूमत के हैं, चाहे कोई भी हैं, उनको किसी सूरत नहीं बख्शना चाहिए और ना ही बख्शा जाएगा। मैं ये आपको विश्वास कराती हूँ कि उस वाक़े में जो इन्वॉल्व है वो नहीं बख्शा जाएगा। चाहे पुलिस है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, पेटी भाई हैं, जो भी हैं,
इस वाक़े पे तो पूरी कौम मुत्तहिद है कि इसको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाज़िया, हमारी ये जो सारी पुलिस की जो है इदारा और कुछ ये और इदारे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर इतनी बेहिसी, इनके अंदर इतनी एक जिसको संगदिली है, और इन क्या करें, मतलब आप सारे पुलिस जो पूरी पुलिस एक कल्चर बन गया हुआ है कि जी हमने अपने आंखें बंद करके फायर करनी है। इसको चेंज होते डेफिनेटली टाइम तो लगेगा, लेकिन इसका बेस्ट इलाज वही है कि जो भी ऐसे करे उसको इबरतनाक सजा मिले, बिल्कुल सही, ताकि बाकी एस्टैब्लिश हो। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ की रहनुमा बवा साहबा। मेरे साथ ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। तलाल चौधरी साहब, इस वक्त अपोजिशन को पड़ी है अपने एहतजाज की, लॉन्ग मार्च कब करना है, पिंडी की तरफ मार्च कब करना है, इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर धरना कब देना है। जो इस वक्त एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, मच का वाकया है, इतना अफसोसनाक वाकया है, फिर जो इस्लामाबाद में भी हुआ, जिस तरह बच्चे को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। आप लोगों को चाहिए कि अपना जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, हुकूमत मुखालिफ जो भी तहरीक आप लोगों ने चलानी है, कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दें। आपकी तो लीडर को चाहिए कि वहाँ कोयटा जाएं और जो लवाहिकीन इतनी सख्त सर्दी में बैठे हैं उनकी दादरसी करें साथ जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एहतजाज भी इसी वजह से है कि ये नालायक है, नाहिल है, ये मुल्क नहीं चला सकते, और हजारा के लोगों की आवाज ही हम बने हैं। उसामा जो इस्लामाबाद में कत्ल हुआ उसकी आवाज बने हैं। वो जो चीनी है जो दोबारा 100 रुपये आज क्रॉस कर गई है, उसके गरीब की आवाज बने हैं हम। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हमने तो पहले से कहा था 2.5 साल पहले कि ये इस काबिल नहीं है कि ये मुल्क चला सके, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये यकीन था और बहुत सारे लोगों को ये गुमान था और गलत फहमी थी कि ये आएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। वो गलत फहमी निकल गई है। हम बिल्कुल वही एहतजाज और वही काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये इससे ज्यादा कंटिन्यू करें। अगर करेंगे तो, या अगर कोई चाहता है तो फिर ये जो चीनी है जो आज 100 रुपया कोयटा में वाकया हुआ, ये कोई इमरान खान की हुकूमत में कोई पहला वाकया नहीं हुआ है। ये नून लीग के दौर में भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं। हमेशा उन लोगों का मुतालिबा आता रहा कि कोई बड़ी अथॉरिटी आए, यकीन दहानी करवाए और फिर वो अपना एहतजाज खत्म करते हैं। कोई इमरान खान की हुकूमत में कोई पहला इस तरह का वाकया नहीं है। तो हर चीज़ का इल्ज़ाम इमरान खान की हुकूमत पर डाल देना, ये भी सरासर ज़्यादती है। ठीक है, आप आटा, चीनी, महंगाई, इन चीज़ों पर एहतजाज करें, लेकिन वो वाकया जिसमें बैरूनी हाथ मुलविस हो, उसमें एटलीस्ट हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर इकट्ठा होकर स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए दुश्मन को। बिल्कुल देना चाहिए जी। हमने तो कश्मीर पे भी कोशिश की थी हाथ मिलाने की, और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने हमसे हाथ नहीं मिलाया था। जब इंडियन एग्रेशन हुआ और पायलट आया, उस वक्त भी वो मीटिंग में आना पसंद नहीं करते। उनकी अना और ईगो पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मसाइल से बड़ी है। और मैं आपके सामने फिगर्स रखना चाहता हूं। आपने बड़ी अच्छा किया, निशानदेही की कि ये पहले भी वाकयात होते रहे। मुस्लिम लीग नून के दौर में मुझे भी वजारत दाखिला में कुछ देर गुजारने का मौका मिला। जब हमें ये मुल्क मिला था तो आधी दर्जन रोज दहशतगर्दी के वाकयात और धमाके हुए करते थे। और अगर आपको याद हो, मैं आपको फैक्ट शीट भेज रहा हूं। जब हम गए हैं तो कराची का अमन लुटा कर गए हैं, कोयटा में अमन बहाल करके गए हैं, फाटा में पाकिस्तान का परचम लहरा के गए हैं। हमने वो ज़र्बे अज़्म समेत जंगें लड़ी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। नवाज शरीफ ने फ्रंट से लीड किया है। हमने एना नहीं रखी। हमने इमरान खान समेत तमाम पार्टियों को एक टेबल पे जमा किया था। हमारी अना पाकिस्तान से बड़ी नहीं थी। हमारी अना हजारा के लोगों की जान से, पाकिस्तान के लोगों की जान से बड़ी नहीं थी। सबको इकट्ठा किया हमने। तो वो अमेंडमेंट्स कर दी थी जो कि फौजी अदालतों समेत जो कि मुमकिन नहीं थी। हमने सबको साथ बिठाया था। कराची के अमन में भी हमने सबको साथ लेकर चले थे। सो बात यह है, ये देख के ये हुकूमत का ये फर्ज बनता है, जब आप हाथ ना मिलाएं, कश्मीर जैसा मसला हो या दहशतगर्दी जैसा, और अगर हम कहें कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं और आप मजाक उड़ाएं और ठट्ठे उड़ाएं हमारे, तो फिर आप कहें कि हम ताबन नहीं कर रहे। भाई हमने तो कोरोना में भी कहा था, आप मजाक उड़ाते हैं इनको। आज अभी जो इमरान खान की मीटिंग्स के टिकर चल रहे हैं वो काबिल अफसोस हैं। ये टिकर नहीं चल रहा कि मैं हजारा जा रहा हूं, मैं पहुंच जाऊंगा घंटे बाद। ये चल रहे हैं कि सेनेट में टास्क दे दिया सिंध गवर्नर को और केपी गवर्नर को कि ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाली। मेरी गुजारिश सुने। इजलास में ये बात हुई है कि वजीर आजम बिल्कुल उनकी प्लानिंग है जाने की। मुझे वजीर आजम के क्या प्लानिंग है जी?
लाशें सड़क पर पड़ी हैं, वो प्लानिंगें कर रहे हैं, वहां पे मैयतें पड़ी हैं, पूरे पौने घंटे की फ्लाइट है इस्लामाबाद से कोयटा की, और उनके पास वक्त नहीं है, और वो कह रहे हैं जी मैं अभी प्लान करूंगा। क्या प्लान करेंगे जी? मरियम बीबी को भी चाहिए, कहां जाना है? उनका इंडिया साथ तो नहीं देने जाना के लिए, उनकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मरियम बीबी ने आवाज उठाई है। वो तो बलोच स्टूडेंट्स की बात हो या हज़ारा की बात हो, वो बात गिलगित की आवाज बने। बिल्कुल हमारे वहां जमात के लोग आवाज बने हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान में हम उनकी आवाज बने हुए हैं। वो इस वक्त बुला रहे हैं हुक्मराने वक्त को, वो बुला रहे हैं पाकिस्तान के उन अदारों को जिनकी ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी पूरी नहीं की गई? क्यों बाहर से इंटरफेरेंस होती है? कहां आप सोए हुए थे? जो अमन हमने बहाल करके दिया है कराची समेत, कोयटा बलोचिस्तान समेत और फाटा समेत, वो बर्बाद क्यों हो रहा है? तो आप लोग अपना दहशतगर्दी लौट नहीं कर रहे, नालायकी की वजह से। आप लोग वैसे इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे, आप लोगों के धरने एहतजाज सब कुछ वैसे ही चलेगा। जितनी देर ये रहेंगे लाशें गिरती रहेंगी, गुर्बत बढ़ती रहेगी, कश्मीर बिकता रहेगा। ये जब तक रहेंगे पाकिस्तान में ना गरीब को रोटी मिलेगी, ना पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलवी मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 72 सालों से कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से अपना वादा पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली मरतबा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को तस्लीम किया था और मसला कश्मीर का वाहिद हल गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इजहार राय को करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर के इल्हाक़ का फैसला जमहूरी अंदाज में अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक किया जाएगा। 72 सालों से कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की इन करारदादों पर अमल होने का आज तक इंतज़ार कर रहे हैं और भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। 72 सालों से इस करारदाद पर अमल ना होना न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवालात उठाता है, बल्कि आलमी दुनिया के मुनसिफों के बेज़मीर होने का बहुत बड़ा सबूत भी है। 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी ने मजलूम कश्मीरियों का जीना मजीद हराम कर दिया है। मोदी सरकार के गैर कानूनी इक़दामात और लॉकडाउन को 500 से ज़ायद रोज़ हो चुके हैं, लेकिन आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर नहीं जागा है। शायद यही वजह है कि भारत कश्मीरियों के हकूक़ ग़स्ब करने के लिए नित नए रोज़ हरबे आजमा रहा है। कभी कश्मीर का डोमिसाइल कानून तब्दील किया जाता है तो कभी जाली ज़िले इंतखाबात करवा दिए जाते हैं। रियासती दहशतगर्दी इस इंतहा को पहुँच चुकी है कि खुद मकबूजा कश्मीर में मोदी के ज़ेरे असर पुलिस ने यह इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता साल जुलाई में भारतीय फ़ौज ने 3 मजदूरों को जाली मुकाबले में कत्ल किया और कत्ल करने के बाद हथियार उनके जिस्म से बांधे गए। ये सिर्फ एक वाक़या सामने आया है, माजी में सैकड़ों कश्मीरी जाली मुकाबले में शहीद हो चुके हैं, जबकि मावराई अदालत हलाकतें, गैर कानूनी हिरासतें काबिज फ़ौज का एक वतीरा बन चुकी हैं। इस बढ़ते जुल्म पर भी आलमी दुनिया की खामोशी एक लम्हा फ़िक्रिया है। इन मजालिम के बाद भी कश्मीरियों का जोश जो आज़ादी है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स इजलास में भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की हिमायत को जारी रखने का अज़्म किया गया। कोर कमांडर्स ने बहादुर कश्मीरियों को खिराज तहसीन भी पेश किया और अस्करी क़यादत ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस के मजालिम भी कश्मीरियों की जिद्दोजहद दबाने में नाकाम रहे हैं। सवाल ये है कि हम आज तक आलमी इदारों को कश्मीर की सूरत हाल पर एक्शन लेने के लिए आखिर क्यों मजबूर नहीं कर पाए? क्या मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की सिफारतकारी में अभी भी कुछ खामियां हैं, कमियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? मैं बात करूंगी दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, हर साल हम ये दिन मनाते हैं 5 जनवरी, जिसका मकसद है कि आलमी बिरादरी को बताया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूरी दी थी उस करारदाद की जिसके मुताबिक कश्मीरियों का मसला जो था उनका हल होना था, उनके हक़ खुद इरादियत मिलना था, आज़ाद इजहार राय उनको मिलना था, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो सका। कब तक हम ये ऐसे दिन मनाते रहेंगे? फिर 5 अगस्त 2019 का वाक़या भी हो जाता है। इस इदारे को कोई
अपनी भी जिम्मेदारी ये इदारा समझता है या नहीं? कब तक हम ये दिन मना कर इस इदारे को इसकी जिम्मेदारियां याद करवाते रहेंगे? शाजिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हकीकत ये है कि जितनी बातें आपने अपने इंट्रो में की, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने इन सब को कवर कर लिया है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक टॉक शॉप बन के रह गया है। उनकी जो अफादियत है, जो दुनिया में अमन के क़याम के लिए वजूद में आए थे, न वो मजलूम कम्युनिटीज को और कौमों को हक दिला सके हैं, न जंगों का सद्देबाब कर सके हैं, और न ही अनफॉर्चुनेटली अपने पास किए हुए रेजोल्यूशन पे अमल दरामद कराने की वो कोई हैसियत रखते हैं। और उसकी वजह यह है कि पहली बात यह है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर्स हैं, इन 5 के अपने नेशनल मफादात, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ मुतसादिम है। जो चीज चाइना को पसंद है वो अमेरिका को पसंद नहीं है, जो उससे पहले यूएसएसआर और मौजूदा रशिया को पसंद है उसको अमेरिका उसके मुखालफत करता है, और इसी तरह फ्रांस और इंग्लैंड का मामला है, चाइना का भी यही है। तो अब वजह यह है कि जब इन 5 वीटो पावर्स की जो एक पावर है इनके हाथ में, इन 5 का यकसू होकर किसी एक मामले के हल के लिए कोशिश करना, ये बड़ा मुहाल हो गया है। और यही वजह है कि कोई भी मामला हल करने में यूनाइटेड नेशन महज एक टॉक शॉप बन के रह गई है और वो नाकाम हो जाते हैं। जब हम यूनाइटेड नेशन में ये मसला कश्मीर लेकर गए थे तो उस वक्त यूएसएसआर ने भारत की तरफदारी करते हुए इसको वीटो कर दिया था। उसके बाद से आज तक ऐसे एनवायरनमेंट ही नहीं पैदा हो सके कि यूनाइटेड नेशन को यहाँ हम किरदार अदा कर सके। इसी तरह बायलैटरलिज्म दोनों मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान नाकाम हो चुका है, और हम सिमला एग्रीमेंट से लेके आज तक 50 बरस में अपना कोई भी जो इख्तलाफ राय रखने वाला मामला हिंदुस्तान के साथ है वो हमें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मसला कश्मीर पर 3 बार सालिसी की पेशकश की। मेरी आवाज आ रही है आपको? जल साहब, मैं बात कर रही हूँ कि हम सब जानते हैं और उसका कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 बार सालिसी की पेशकश की इस मसले पर। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो बाइडन ने भी अपनी जो कैंपेन थी उसमें आर्टिकल 370 जो था उसकी मुखालिफत की थी और कश्मीरियों के हक में बात की थी, मुसलमानों के हक में वो बात करते रहे हैं। तो क्या अमेरिका के नए सदर के आने के बाद और उनकी जो सोच देखी जो हमने मुसलमानों के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, आपको कोई लग रहा है कि अमेरिका दबाव डालेगा भारत पर कश्मीर के मामले को लेकर? शाजिया, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो कहा था उसमें हिंदुस्तान का इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से मशरूत था, और उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था कि हम किसी तीसरे मुल्क की सालिसी को तस्लीम नहीं करते। दूसरी तरफ उन्हें शय है हिंदुस्तान को, क्योंकि वो चाइना के खिलाफ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए और इंडो पैसिफिक कमांड में जो हिंदुस्तान का रोल वो देख रहे हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए, उसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाजा वो कोई ज्यादा दबाव डालना नहीं चाहते हिंदुस्तान पर। और यही जो बाइडेन की पॉलिसी होगी, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर तो वो खशोगी के मर्डर की भी बात करते हैं, हांगकांग को भी चाइना को दबाव में लाने के लिए हांगकांग में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, यमन की भी वो सरसरी तौर पे तो बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल एजाज अमान मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का नया दौर कतर में आज से दोबारा से शुरू हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता कई महीनों से बातचीत का सिलसिला जारी है, ताहम अभी तक कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हम जिसे कहें वो नहीं हो सकी है। गुज़श्ता साल बड़ी मुश्किलात के बाद फ़रीक़ैन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए एक एजेंडे पर रज़ामंद तो हुए थे, और आज शुरू होने वाली बातचीत में अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातकार मुल्क में मुस्तकिल जंगबंदी और 2001 में तालिबान हुकूमत की बरतरफी के बाद कायम मौजूदा निज़ाम जो हुकूमत है इसको बरकरार रखने पर जोर देंगे। अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातकार ये समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इंतहाई पेचीदा और सब्र आजमा हो सकते हैं, ताहम वो कहते हैं हमें उम्मीद है कि हम जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। अब जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो हमें ये बताया जाता है कि अफ़गान पीस प्रोसेस का दोबारा आगाज़ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी फ़ौज की जानिब से अमन मुआहदे के बाद पहली मरतबा अफ़गानिस्तान में सरकारी अहदेदारों, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और सहाफ़ियों के कत्ल की जो जिम्मेदारी है ये अमरीका की तरफ से बराह रास्त तालिबान पर जो है ना वो आयद की जा रही है। अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान ये समझते हैं कि इन हमलों का मकसद अमन के हुसूल के लिए कामयाबी को रोकना है, लेकिन तालिबान की जानिब से इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया गया है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने रावलपिंडी में अस्करी क़यादत से मुलाकात भी की थी, जिसमें अफ़गान पीस प्रोसेस में होने वाली जो पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया गया था। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद से ये तवक्को की जा रही है कि वो तशद्दुद में नुमायां कमी और जंगबंदी के सियासी रोड मैप और इक़्तिदार में शेयरिंग से मुतालिक जो समझौता है इसको करेंगे। बज़ाहिर तो ट्रंप इंतज़ामिया ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का जो इनखला है इसको यकीनी बनाया जाए, मगर सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन अफ़गानिस्तान से फ़ौरी तौर पर अमरीकी अफ़वाज के इनखला के हामी नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या तशद्दुद की लहर के दौरान अमन मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। सवाल ये भी अहम है कि अमन मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तान का रोल क्या होगा। सवाल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या अमरीका किस हद तक अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आपका। सलीम साफ़ी साहब, एक तरफ तो एक बार फिर से काबुल हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, दूसरी तरफ अमरीका इल्ज़ाम लगा रहा है तालिबान पर कि जो वहाँ हमले हो रहे हैं, जो नामवर शख्सियात को कत्ल किया जा रहा है उसमें तालिबान मुलव्विस हैं। तो ऐसी सूरत में, ऐसे माहौल में क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? इसमें तो फिर अमरीका की जो सिंसियरिटी कह लें, संजीदगी कह लें, कि उस पर भी सवालात उठते हैं कि एक तरफ अमरीका अमन चाहता है, जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहा है उन लोगों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। नहीं, ये तो खैर ये इल्ज़ाम लग भी रहा था और तालिबान अमेरिका के साथ बैठे भी, और अमेरिका और उनका कज़िया तो बड़ी हद तक तय हुआ है। लेकिन असल में जो अमेरिका और तालिबान का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ बुनियादी सुकम है, और ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये उन सुकम्स का नतीजा है। मसलन उसमें तालिबान ने जंगबंदी पे आमादगी ज़ाहिर नहीं की है, और ना अमेरिका ने कोशिश तो की लेकिन ना जंगबंदी के बग़ैर उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब उसमें जो टर्म इस्तेमाल हुआ है या जिस पे तालिबान ने इत्तेफाक किया है वो है रिडक्शन ऑफ वायलेंस। अब ये एक ऐसी इस्तिलाह है कि जिसका हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। तो एक तो ये है कि उसके बावजूद तालिबान जगह जगह पे वो तो इस दौरान जंग में मसरूफ़ है अफ़गान हुकूमत के साथ, और कुछ दरपर्दा शायद इनकी ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि काबुल शहर में तालिबान बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो एक तो ये है कि जब जंग जारी है और जगह जगह पे अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के इस दौरान तो कई शहरों में जंग के बगैर क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखिए, एक इस दौरान तो काबुल में जो मुख्तलिफ शख्सियात को टारगेट बनाया जा रहा है उसको तालिबान डिसऑन कर रहे हैं। वो कहते हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब तालिबान डिसऑन है तो फिर कौन है जो ऐसे हमलों में मुलव्विस है?
हाँ, तो मसला यहीं पे आ जाता है कि तालिबान कहते हैं कि भाई हम नहीं हैं, ये कोई और होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये दाइश जैसी क़ुव्वतें हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत हर हमले के लिए ये इल्ज़ाम देती है कि नहीं ये तालिबान हैं, और उसके नतीजे में वो अमेरिका को भी ताना देते हैं कि देखिए आप लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है, उसके बावजूद भी ये तालिबान कर रहे हैं। अच्छा, तालिबान जब तक सीज़फायर पे आमादा नहीं होते तो तब तक उन पे ये शक किया जाएगा और अफ़गान हुकूमत के पास ये मौका होगा कि वो इस तरह के कार्रवाइयों के लिए तालिबान को मोरद इल्ज़ाम ठहराए। अब ये एक हकीकत है अपनी जगह पे कि अफ़गानिस्तान में दाइश भी मौजूद है और बहुत सारी कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी दाइश ने भी मंजूर कर ली है। दूसरा, ख़ुद अफ़गान हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी मौजूद हैं कि जो ख़ुद नहीं चाहते कि ये प्रोसेस कामयाब हों, और उन पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो तालिबान को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जब तक तालिबान सीज़ फायर नहीं करते, लेकिन तालिबान तो ये भी चाहते हैं ना कि अमरीकियों का मुकम्मल इनखला हो, तो नई अमरीकी इंतज़ामिया आने के बाद क्या मुकम्मल फौजी इनखला होगा? क्या बाइडेन की ये पॉलिसी है? नहीं, मेरे ख्याल में डायरेक्शन तो यही होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह माजी में बाराक ओबामा ने यहाँ पे सर्च किया था या मज़ीद ट्रुप भेजे थे, तो मज़ीद ट्रुप्स तो बाइडेन भी नहीं भेजेंगे, और वो पहले से वाजे भी कर चुके हैं या उनकी टीम के लोगों की तरफ से भी वाजे हो चुका है कि डायरेक्शन यही होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुसालहत हो और वो अपनी अफवाज को वहाँ से निकाल दे। लेकिन दो हवालों से फ़र्क होगा, और इसलिए तालिबान ट्रंप के जाने पे बहुत ज़्यादा अफसरदा थे। एक तो ये कि जिस ब्लेटेंट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान को रियायतें दे रहे थे एक तरफ़ा, तो जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं करेगी। सही। दूसरा, वो पहले से वाजे कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान को मुकम्मल हालात के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ये कह दिया है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि 2 से लेके 3,000 तक ट्रुप्स को वो वहाँ पे रखे ताकि अफ़गानिस्तान दोबारा माजी की तरफ ना जाए। तो मेरे ख्याल में डायरेक्शन यही होगी, लेकिन एक तो पहला काम वो ये करेंगे, वैसे तो वो इस वक्त भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कर रही है, और जब भी वो तालिबान से मिलते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, या कल भी जब वो पाकिस्तान आए थे पाकिस्तानी हुकाम से मिलते हैं, तो उनका पहला मुतालबा यही होता है कि तालिबान मुकम्मल सीज़ फायर करे। तो जो बाइडेन का इस प्रोसेस की कामयाबी के लिए पहला मुतालबा वो तालिबान से जंगबंदी का होगा। करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने के 74 सालों के बाद भी हम इस मुल्क में कोई ऐसा काबिल एतबार इदारा या निज़ाम नहीं बना सके जिसके ज़रिए हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां जो हैं ये मेरिट पर मिल सकें। साल 2019 में मुल्क के सबसे अहम इम्तिहान CSS के पर्चे लीक आउट होने का स्कैंडल सामने आया, हम सब जानते हैं। फिर इस स्कैंडल में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले CSS के पर्चे ख़रीदने और बेचने वालों का अंजाम क्या हुआ, कौम आज तक इससे वाकिफ़ नहीं हुई। लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आज भी अपनी जगह पर कायम और दायम है और इसके निज़ाम में भी कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह गुज़श्ता चंद महीनों से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आने वाली मुख्तलिफ़ पोस्टों के लिए पर्चे लीक आउट होने की अफवाहें जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश थी सोशल मीडिया के ऊपर, और इस मामले पर नौजवानों में काफ़ी गम और गुस्सा, बड़ा तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हफ्ते के रोज़ सुबह 9 बजे होने वाला तहसीलदार के टेस्ट को सुबह 8 बजे मुलतवी कर दिया गया, और इब्तदाई तौर पर जो वजह थी बताया गया कि धुंध बहुत ज़्यादा है और शायद स्टूडेंट्स का आना मुश्किल है, और फिर कोरोना का भी साथ में बहाना बना दिया गया। लेकिन फिर जो असल कहानी थी वो सामने आई
कि उसी रात एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने छापा मारकर तहसीलदार का पर्चा लीक आउट करने वाला जो एक गैंग था, गिरोह था, उसको गिरफ्तार किया था। और तब से इसमें जो इंकशाफात है उनका सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान ने ये इंकशाफ किया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इम्तिहानात में गुज़श्ता 10 सालों से 10 लाख से 20 लाख रुपए तक लेकर पेपर्स को बेचा जा रहा था। गिरफ्तार गैंग की जानिब से 19 इम्तिहानात के पेपर्स लीक करके फ़रोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। और फिर उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम जो एग्ज़ाम्स थे, ज़ाहिर है वो मशकूक हो गए। पेपर्स लीक करने वाले गिरोह ने लेक्चरर, तहसीलदार, डिप्टी अकाउंट्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के पर्चे लीक करने तक का इंकशाफ किया है। सवाल ये है कि इतने बड़े स्कैंडल के बाद हुकूमत ने अभी तक एक्शन क्या लिया है? क्या कोई तहकीकाती कमेटी बना देने से हुकूमत बरी ज़िम्मा हो गई है? क्या इस स्कैंडल के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले तमाम जो पर्चे हैं वो मशकूक नहीं हो गए? क्या उन पर्चों के बाद जो लोग बड़ी बड़ी नौकरियां जिनको मिल गई, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाकर लग गए, क्या है उनका मेरिट? क्या है उनके पास अहलियत उस कुर्सी पर बैठने की? इसका जवाब है किसी के पास? यकीनन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पंजाब एंटी करप्शन के स्पोक्स पर्सन वकार अजीम जप्पा साहब ने, लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वकार साहब, काफ़ी जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, बहुत देर से ही र्यूमर्स थी कि इस तरह जो ये एग्ज़ाम्स हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं 10-10, 20-20 लाख से। सबसे पहले तो मुझे बताएं, स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने कैसे प्लान किया, कितने दिन लगे, कैसे ये सारी प्लानिंग की आप लोगों ने? आपने जिस तरह अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये मामला जो है ये छुपने वाला तो था नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही थी और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब एक ऐसा इदारा जिसका काम गवर्नेंस कि जो लोग चलाते हैं उनकी रिक्रूटमेंट है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था। तो एक इज़्तिराब की कैफियत थी। बिल्कुल डेफिनेटली डिफरेंट हलकों से इसको हाईलाइट किया जा रहा था। तो इसके ऊपर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स पंजाब गौहर नफीस साहब ने इसको टेकअप किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ी कंसर्न की चीज़ है और हमें बीइंग द प्रीमियर वॉच डॉग और अकाउंटेबिलिटी एजेंसी इन पंजाब वी मस्ट नीड टू लुक इनटू इट। उसके ऊपर उन्होंने एक 3 रुकनी JIT बनाई कि जी आप इसको देखें। तो JIT ने फिर ये अपना प्रोसेस शुरू किया और पता लगा कि जी वाकई पेपर बिक रहे हैं। देन हमने अपना प्लान किया एक स्टिंग ऑपरेशन और उसमें हमने अपने आप को एज कैंडिडेट साबित अपने आप को, आप लोगों को भी पर्चा चाहिए, पर्चा चाहिए, इतने पैसों में चाहिए। एंड दे वर वेरी क्लेवर। वो जो आगे से लोग थे, अच्छा अभी जो बाद में ज़ाहिर उनके नाम सामने आए, एक वकार था, दूसरा गजनफर था, वो सिम से रब्ता ही नहीं करते थे, वो डिफरेंट डिवाइसेस यूज कर रहे थे और वो रात को लेट मुझे बताएं वो पंजाब सर्विस कमीशन में किस लेवल के लोग थे? वो एक तो वो जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो प्राइम उसमें सस्पेक्ट था, जो पेपर लीक करता था, और दूसरा जो डील ब्रोकर था, जो गजनफर था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुलाजिम है और वो अपने एक रिश्तेदार के ज़रिए जो है वो उसको लीक हो जाता था, कैंडिडेट्स को ढूंढता था और फिर उनको बेचता था जो पर्चा था। अच्छा, पैसों के वो भी पूरा प्लान करते थे? जी, पूरा प्लान करते थे और इस तरह करके जो है वो उसको आगे लीक कर देते थे और कैंडिडेट्स को ढूंढ के देते थे। और ये एक पूरा एक गैंग था 4-5 लोगों का। तो क्या क्या इंकशाफात किए इन लोगों ने? जिन लोगों को पर्चे दिया, आज तो वो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे होंगे ना, जो बात मैंने अभी की, कोई किस सीट पे बैठा होगा, फिर मेरिट की तो कोई वो बात ही नहीं रह जाती। अभी इट इज ये 10 साल से नहीं, ये पिछले 10 सालों से हो रहा है। ये तो अभी काम कर रहे हैं ना। इट्स हार्डली बीन 2 days जब से ये अनर्थ हुआ है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरा डेटा आप लोगों को चाहिए होगा। भी है, हम जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी हमने और इन्वेस्टिगेशन के जो नतायज में बड़े हौसला अफजा हैं। आज हमारी 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें, और उसमें हमने जो है वो 2 और लोगों को पकड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला अब जिस तरह और चीज़ें बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, दायरा कार वसी कर दी है हमने पूरे पंजाब में। और हम अभी जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो डिफरेंट जगहों पे हमारी जो टीमें हैं वो पहुँच गई हैं। अच्छा, उन लोगों को तो आपने पकड़ लिया जी? क्या वो भी उन्होंने नाम बताए हैं जिन जिन लोगों के अब उन्होंने पर्चे लीक किए या जिनसे पैसे लिए? ऑफ कोर्स, या पिछले कुछ अरसे में उन लोगों ने कुछ तो चीज़ें उनकी जो शवाहिद हमने इकट्ठा की है, जो मिले, जिस USB में पेपर था, ये जो पेपर लीक होना था हमारे पास, वो 7:15 बजे पेपर आ गया था, जो 9:30 बजे पेपर होना था तहसीलदार का।
उसके अलावा उन्होंने जो है वो कन्फेस किया है अपना, जो उनका जो बयान है उसमें उन्होंने लेक्चरर उसके केमिस्ट्री का, एजुकेशन का और असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का, इसी तरह 2-4 और पेपर्स का उन्होंने जिक्र किया है। वो लीक थे और उनमें से कुछ के जो है नताइज आ चुके हैं, लेकिन तो अभी वो कैंसिल होंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स। अभी हमारी जो रिकमेंडेशन है दैट इज, देखिए हमारा वो काम उसको कैंसिल करना हमारा काम नहीं है। हम बीइंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारा काम उसको इन्वेस्टिगेट करना है, शवाहिद इकट्ठे करना है, अदालतों में पेश करना है और रिकमेंडेशन देना है पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर क्या कर रही है? चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर एक GIT बनाई है और उसके अलावा एंटी करप्शन इसको अपनी तरफ से देख रहा है और हमने, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वी रियली वांटेड टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ द इशू कि जी मसला कहाँ पे है और उसके ऊपर तहकीकात। ये गिरोह कितने अरसे से काम कर रहा था, ये जो अभी पकड़ा है आपने? अभी इसके ऊपर चल रही है बातचीत, लेकिन उन्हें 8-10 जो पेपर्स जिसका मैंने आपको जिक्र किया। अच्छा, अभी रिसेंट कोई नए आए, लेकिन अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अरसे से काम कर रहे हैं तो फिर ये तो नहीं होगा कि ये पिछले 2-4 पर्चों में उन्होंने काम किया हो? फिर तो पिछले 7-8 माह में ये पेपर्स हुए ना सारा, जिनका मैंने जिक्र किया है। हाँ। तो ये लोग कितने अरसे से नौकरियां कर रहे हैं? जॉब्स तो उनकी डेफिनेटली काफी अरसे से होंगी, काफी अरसे से होगी ना, काफी अरसे से जॉब्स होंगी, लेकिन इन्होंने ये काम कब से शुरू किया है, ये भी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चल रही है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान पंजाब करप्शन वकार अजीम जफ्फर साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।